हेलो, वेलकम सर, संदीप सर और त्रिवेदी यू। सर। थैंक यू। आ, आज हम लोग जो यहाँ पर एक सेशन कर रहे हैं, लाइव सेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सर। और थैंक यू फॉर कमिंग, आपने जो प्रीसियस टाइम दिया अपना निकाल करके। कई दिनों से त्रिवेदी सर से मैं बोल रहा था कि हमें एक्चुअली में चाइना का जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, यानी उनको बताने के लिए हमें एक सेशन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि इंडिया में जो चाइना का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है वो तो बहुत फेमस है, लेकिन जब से 2021 का एफएमजीएल रेगुलेशंस आया, कुछ चैलेंजेज आए, तो स्टूडेंट्स के बीच में और पेरेंट के बीच में एक कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी इशू रेज हो गई है, जिसके कई कारणवश जो है, जो एक अच्छा डेस्टिनेशन है चाइना, हर मामले में उसको छोड़ करके लोग सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास कंट्रीज या यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस ले रहे हैं और अपना करियर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं अपने व्यूवर्स को कि हमारे साथ डॉक्टर संदीप हैं, जो चाइना में ही एक ओके। लाइसेंस डॉक्टर हैं। और बहुत मिन्नतें करने के बाद इन्होंने अपना टाइम निकाल कर हमारे साथ दिए हैं। तो आज जितने भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं हम लोग संदीप सर से एक एक करके लेंगे। और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब जो स्टूडेंट्स का जो मेजर कंसर्न है वो शायद खत्म हो जाएगा। तो संदीप सर, अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने यहाँ पे वेस्ट चाइना हॉस्पिटल ऑफ सिचुआन यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस, उसके बाद एमएस और उसके बाद फिर पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद फिर मैं यहाँ पे चंगदू सिटी में चंगदू सेकंड हॉस्पिटल में एज ए कार्डियक सर्जन काम कर रहा हूँ। और चाइना में मुझे रहते हुए तकरीबन 20 साल हो गए और काम करते हुए करीब 7 years हो गए। So I am working here from like 7 years as a cardiothoracic surgeon. And also I do like scientific research field. So you can PubMed also search my name and you can find my published so many research papers. ओके। Yes. थैंक यू डॉक्टर संदीप। मेजर्स। थैंक यू डॉक्टर संदीप को इंट्रोड्यूस यू। पहले आप अपने बारे में ये बताइए कि आप इंडिया में कहाँ से हैं और आप चाइना कैसे पहुंचे और आपकी फिर लाइसेंसिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई। So as you know, I'm from West Champaran, Narkatiyaganj. It's a very like a border town of India and Nepal. So firstly, actually, I went to join one exam in Nepal. So I saw like there were so many university offices in Kathmandu, you know. So suddenly I saw the Sichuan University office. Then I went there and asked about if I can go to study MBBS in China or not. It was like in 2004. Yes, 2004. So then I enrolled for the Sichuan University and come to study here for MBBS. So you can say we are the first Indian batch in China. Oh, great. Okay. Yes, before there were no any Indian students in my university. So my university is like West China Hospital is the second rank in whole China, you know, in the medical field. And it is attached with the Sichuan University. So Sichuan University maybe rank is maybe 10 or between 10 and 15, but my hospital rank is it's the second in China. So it's like around 10,000 beds hospitals, you know, and very, very famous in all over the world. So I graduated MBBS 5 years from there. Then I did cardiothoracic surgery for MS degree for 3 years. Then continue my PhD from same university. Yes. Great, doctor. Will you tell me about your licensing journey? And I request you to kindly speak in Hindi for our viewers. तो ये अच्छा होगा। देखिए, चाइना में लाइसेंस का जो प्रोसीजर है यहाँ पे ये 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप है उसका पीटी और सेकंड स्टेप उसका ये जो एफएमजी टाइप का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप का होता है। लेकिन जो पीटी एग्जाम है वो एक समझिए कि वो 3 सीटिंग में होती है। तो उसका फर्स्ट एक ही दिन में होता है, तीनों सीटिंग 2 घंटे के भीतर खत्म हो जाता है। तो जो फर्स्ट सीटिंग उसका है उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको किस हिस्ट्री चाइनीज में लिखना होता है, और जो 8 क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसको आपको कंप्यूटर पर
टिक करना होता है। तो जो मेन प्रॉब्लम क्या है, जो वही तो जो क्वेश्चन है जिसको आपको चाइनीज में लिखना है, वही फॉरेनर, कोई भी फॉरेनर हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से, बहुत जो भी हो, क्योंकि हम लोग जनरली जो वर्क करते हैं चाइना में फुली कंप्यूटराइज है। जैसे मान लीजिए कोई आप हॉस्पिटल में पेशेंट का हिस्ट्री भी लेते हैं तो उसको हम लोग कंप्यूटर पे ही नोट करते हैं। तो पेन से लिखना चाइनीज कैरेक्टर और कंप्यूटर पे टाइप करना या मोबाइल पे टाइप करना, इट्स वेरी डिफरेंट। सो तो आपको, अगर आपको लाइसेंस का प्रिपरेशन करना है चाइना में, तो ड्यूरिंग आप एमबीबीएस ही चाइनीज कैरेक्टर पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि चाइनीज कैरेक्टर और कोई भी वर्ल्ड का दूसरा लैंग्वेज है तो काफी डिफरेंट है। दूसरा जो वर्ल्ड का दूसरा लैंग्वेज, उसमें अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे मान ली इंग्लिश है, उसमें 26 अल्फाबेट्स है, ABCD लाइक दैट। सो यू कैन लाइक आप उसको इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन जो चाइनीज लैंग्वेज है, उसमें कोई अल्फाबेट नहीं होता है, वो सारे के सारे कैरेक्टर ही हैं। तो आप जितना ज्यादा कैरेक्टर पर मास्टरी लीजिएगा, उतना आप चाइनीज पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, है कि नहीं? एक आम इंडियन स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाता है, उसके लिए चाइनीज लैंग्वेज सीखना कितना चैलेंजिंग है? क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे कठिन भाषा है, लोग कर नहीं पाते हैं। Because Chinese language has no any alphabets, only characters, and every character has different pronunciation is same. Like कोई एक वर्ड है जैसे माँ, तो उसमें वो टोन होता है माँ 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 माँ। Like only one word you can say 4 types and 4 meanings, you know. But if you write it in the character, it's different. But pronunciation is same. That's why it's very different, you know. तो जो हमारे इंडियन भारतीय छात्र हैं, ये कितने समय में आपके हिसाब से, अगर वो चाइनीज जैसे पहुंचते हैं, हर यूनिवर्सिटी में उन्हें चाइनीज लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो मैक्सिमम? देखिए, वो तो आपको पर्सनल मेहनत पे डिपेंड करता है, समझे। अगर आप मान लीजिए आप डेली 2 घंटा भी पढ़ें चाइनीज, यहाँ पे निकाल के 1 घंटा 2 घंटा डेली पढ़ें, तो आप ड्यूरिंग एमबीबीएस उसको काफी अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई हवा नहीं है? ऐसा कोई हवा नहीं होगा, तो डिपेंड करता है कि अब देखिए ना, अब जो यहाँ पे एमबीबीएस क्लास ही होता है, एक मान लीजिए कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 स्टूडेंट्स काफी अच्छा मेहनत करते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल जाता है। लेकिन जो 45 है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो मेहनत नहीं करते हैं। सही सिंपल सी बात है। मतलब तो डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है और कितना मेहनत करते हैं आप। मतलब अगर स्टूडेंट जैसे वहां जाता है और HSK लेवल 4 अगर ईमानदारी से पास करता है, पढ़ता है, तो वो इस एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकता है। आपको HSK लेवल 4 से आसानी से तो नहीं क्रैक कर सकता, लेकिन मे बी 70-80% तक कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए आपको लाइसेंस एग्जाम, क्योंकि HSK लेवल जो 4 है ना, वो फुली मेडिकल चाइनीज नहीं है, वो आम भाषा का एक है, समझिए कि जनरल चाइनीज है। तो मेडिकल एग्जाम के लिए आपको थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, यो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप तो जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल या 2 साल अपने आप को 1 घंटा या 1.5 घंटा डेली समय देता है चाइनीज पढ़ने में, तो काफी है, वो काफी अच्छा टाइम है। उसके अलावा आप जनरली आप मान लीजिए 3rd ईयर 4th ईयर में जाने के बाद यहाँ पे सब ऑनलाइन मेडिकल ये लाइसेंस जो जैसे इंडिया में होता है, सब FMG का कोचिंग सब है ऑनलाइन। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी चीप होता है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है वो। क्या खर्चा आता है चाइना में? जनरली क्या खर्चा आता है ऑनलाइन कोचिंग में? वो आपको डिपेंड करता है कितना आवर्स का आप ले रहे हैं। ओके जी, तो 500 600 500 RMB से लेके 2-3 हजार RMB तक है, अवेलेबल है। और उस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप जब मन करे आप देख सकते हैं उसको। तो वो उसको अच्छा, एक्चुअली अगर देखा जाए सर, तो ये इंडिया वाला ही कॉन्सेप्ट है। जैसे इंडिया में बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लिए और 3rd ईयर 4th ईयर से अपना PG एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो सिमिलर वे में वहाँ पे लाइसेंस। जी, कंसेप्ट एकदम सेम है, सिर्फ एग्जाम का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि इंडिया में जो एग्जाम होता है कि वो टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ का एग्जाम है वो जो है 2 पार्ट में होता है। तो वही फर्स्ट पार्ट जो बता रहे थे कि 10 क्वेश्चन से वो खत्म हो गया, जो उसका सेकंड पार्ट होगा, जो यानी कि फर्स्ट एग्जाम का सेकंड पार्ट, उसमें आपको एक फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। मान लीजिए कि हम आपको एक पेशेंट दे दिए
बोलेगा फिजिकल एग्जामिनेशन करो, जैसे मान लीजिए हार्ट का साउंड सुनो, हार्ट का अस्कल्टेशन करो या परकशन करो या लंग्स का करो या कोई भी पार्ट शरीर का हम दीजिए, उसका एक सिलेबस है यहाँ पे कि वो उस एग्जाम का एक सिलेबस है परफेक्टली कि उतना ही क्वेश्चन उसी टॉपिक के भीतर से आपका क्वेश्चन आएगा और उतना ही आप प्रिपेयर कीजिए। तो सेकंड पार्ट वो होता है 20 मार्क्स का, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन है। और उसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको एक मेडिकल प्रोसीजर करने को दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए बोलेगा कि आप कोई पेशेंट आता है, उसको वाउंड है, उसका ड्रेसिंग करो, या कोई फ्रैक्चर का पेशेंट है उसको कैसे तुम ड्रेसिंग करोगे, या कोई इंट्यूबेशन करना है किसी पेशेंट का तो वो कैसे करोगे। तो उसमें टोटल करीब आपको 26 क्वेश्चंस हैं, 26 प्रोसीजर्स हैं। तो आप या तो प्रैक्टिस कीजिए या उसका वीडियो देख के आप थोड़ा सा ज्यादा उसमें आप ये कॉमन हो सकते हैं, समझिए। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपका निकल जाता है और पासिंग मार्क्स आपका 60 है। यहाँ पे जनरली जो भी एग्जाम होता है उसका पासिंग मार्क्स 60 ही होता है, इंडिया की तरह 30% और 45% नहीं है। तो अगर ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आप मेंस के लिए चले जाते हैं। मेंस में आपको 600 क्वेश्चन का एग्जाम होता है और 4 सिटिंग होती है एग्जाम वो, और टोटली वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्यूटर पर आपको देना है, सेम एज एफएमजी और सेम सिलेबस, लेकिन वही है कि चाइनीज कैरेक्टर में है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाता है, मान लीजिए आप मेंस में गए फेल कर गए, तो फिर आप 4 बार दे सकते हैं उस एग्जाम को ओवर ए ईयर। आपका फर्स्ट पार्ट ओवर ए ईयर जी, ओवर ए ईयर 4 चांस आपको मिलता है उसको क्लियर करने को। 1 ईयर, 1 ईयर में 2 बार, फिर आपको पीटी देना पड़ेगा और फिर आपको मेंस देना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रोसीजर यहाँ पे है उसका। मतलब ये कि लेकिन फर्स्ट पार्ट ही ज्यादा डिफिकल्ट है। सेकंड पार्ट जैसे मान लीजिए आप एमबीबीएस पढ़ रहे हैं अच्छा से, तो सब सब्जेक्ट का आपको नॉलेज हो गया और आपको चाइनीज पे कंट्रोल है, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जनरली। लेकिन फर्स्ट पार्ट में राइटिंग जो है, जो आपको जो केस हिस्ट्री चाइनीज में लिखना है पेन से, वही मेन चीज है, समझे। तो उसके लिए भी देखिए क्या होता है कि जो एमबीबीएस का लास्ट ईयर होता है, जो हम लोग इंटर्नशिप करते हैं हॉस्पिटल में, उसमें जनरली लड़के ध्यान देते नहीं है। उसमें भी आपको चांस है चीज लिखने का, समझे। अगर आप उसी समय अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप तो एज ए इंटर्न डॉक्टर काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, हर एक डिपार्टमेंट में, तो कोई भी पेशेंट आता है तो आप बोलिए अपने टीचर्स के, सर मैं इसका हिस्ट्री लेता हूँ और मैं इसका केस हिस्ट्री लिखता हूँ। इजिली अलाउ करेगा, कोई भी प्रोफेसर अलाउ करेगा वो तो। लेकिन यहाँ पे जो होते हैं फॉरेनर्स, बस गए अपना घूम घाम के अपना आ गए, समझे। मतलब ये कि सब कुछ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट अगर ध्यान देता है, मेनली वही है। देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी स्कूल हो, स्कूल थोड़ी ही पढ़ता है, पढ़ता तो स्टूडेंट ही है। करेक्ट है कि नहीं। तो कहने का मतलब जी डिपेंड करता है आपका क्या कैपेसिटी है, हाँ, और कितना मेहनत कर सकते हैं आप, कितना मेहनत आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप मेहनती स्टूडेंट हैं तो पहला 2 साल में आप चाइनीज में मास्टरी कर सकते हैं, और इसके बाद 3 साल में अच्छा हो जाएगा चाइनीज आपका। आपको अच्छा कर सकते हैं। और थर्ड ईयर से आप कोचिंग साइड बाय साइड अगर कोचिंग ले लेते हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग है, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी आप अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। उसका सब बुक भी है, समझे ना। उसका जो पीटी का भी बुक है, मेंस का भी बुक है, तो आप उसको भी खरीद सकते हैं। पहले से खरीद के पढ़ते रहिए उसको, आप प्रैक्टिस करते रहिए। उसका सब पार्टिकुलर सब बुक यहाँ पे अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, समझे। और इंटर्नशिप में अगर आपने फोकस कर दिया तो आधी प्रिपरेशन वही हो जाती है। देखिए आप यही है कि इंटर्नशिप में अगर आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो ये एग्जाम काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, तो कुल मिलाकर के सर कहानी ये है कि एज ए स्टूडेंट अगर आप डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं, तो जिस लेवल का एफर्ट चाहिए, अगर वो आप लगातार फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप तक दे रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा सिनेरियो नहीं है जी। टाइम पास करेंगे तो दिक्कत आएगी। टाइम पास करने में तो कहीं भी दिक्कत है, किसी भी जॉब में दिक्कत है। अच्छा सर, एक चीज बताइए संदीप सर, लगभग कितने इंडियंस होंगे अप्रोक्सीमेटली, एक आंकड़ा, जो कि वहां पर प्रैक्टिस करके, मतलब लाइसेंस लेकर के प्रैक्टिस कर रहे होंगे? यहाँ पे एक्चुअली इंडियंस ज्यादा है नहीं यहाँ पे एक्चुअली, लेकिन आप नेपालीज कुछ हैं, कुछ बांग्लादेशी पाकिस्तानी यहाँ पे हैं। क्योंकि इंडिया में एक्चुअली जो होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने के बाद वापस चले जाते हैं अपना। और समझिए कि अगर 100 स्टूडेंट्स आया एमबीबीएस में, तो वही 1-2 ही एमएस करते हैं, और उसमें फिर जो बचा खुचा 1-2 पीएचडी करता है यहाँ पे, समझे। लेकिन जनरली वापस ही चले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये पहला चीज की एक है कि लैंग्वेज का डिफरेंस है, इंग्लिश कंट्री है नहीं,
समझे। दूसरा चीज कि मान लिया अब यहाँ पे जॉब भी करते हैं तो फिर आपको अगर मान लो फैमिली भी लाना तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। अगर वो इंग्लिश कंट्री अगर है तो मान ली कोई भी इंडिया से भी आके यहाँ पे सेटल कर सकता है, लेकिन आप अपने माता पिता को लाते हैं बाद में कि चलो मैं चाइना में जॉब कर रहा हूँ, आप भी यहाँ पे आ जाइए यहाँ पे, तो लेकिन वो लोग तो नहीं बोल पाएंगे ना चाइनीज। अच्छा, अगर तो जनरली समझिए कि तो हर एक सिटी में एक दो के करीब हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है। वही बोले कि यहाँ पे जनरली लोग रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि वही लैंग्वेज के चलते, समझे कि मैं, क्योंकि मान लीजिए कि मैं सीख सकता हूँ चाइनीज, लेकिन मेरा फैमिली मेंबर तो नहीं सीख सकता है ना। करेक्ट सर एक्चुअली क्या सिनारियो है, पहले जो लोग जाते थे, अभी इंडिया में वैसी कोई रिक्वायरमेंट तो थी नहीं लाइसेंस वाली जी, तो 100% बच्चे लोग रिटर्न हो जाते थे यहाँ पर एफएमजी के एग्जाम के लिए। मेन चीज वही प्रॉब्लम देखिए कि पहले तो जनरली जो रिटर्न हो जाते थे, और जब से ये रूल आ गया उसके बाद इंडियन स्टूडेंट भी काफी कम हो गए यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि एक रीजन है कम होने के पीछे, क्योंकि ये प्रोपगेटेड है मार्केट में कि लाइसेंसिंग एग्जाम वहाँ कोई पास ही नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पास तो कर सकते हैं लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मेडिकल एजुकेशन के लिए जाए हो, लैंग्वेज है, और अच्छी बात है वहाँ पढ़ाया जा रहा है लैंग्वेज। HSK 1 HSK 4 तक आपको पढ़ाया जा रहा है, पार्ट बाय पार्ट आप साइड बाय साइड कोचिंग लेकर के उसको कंप्लीट कर सकते हो, एक अच्छा डॉक्टर बन यहाँ पे पहले भी तो ऐसा ही ना था। पहले आप यहाँ से MBBS करके जाते थे और जाके दिल्ली में यहाँ पे कोचिंग करते थे, नहीं 101-2 साल तभी निकलता था वो लाइसेंस एग्जामिनेशन। पहले भी तो सेम ही था जी। तो वही बात है कि पहले आप दिल्ली में कोचिंग करते थे तो उससे अच्छा कि आप यहीं पे 1 साल इंटर्नशिप के साथ साथ कोचिंग कर लीजिए और यहाँ का लाइसेंस निकाल के चले जाइए। गुड आइडिया, तो सेम चीज है। गुड आइडिया। मतलब डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर बच्चा इंटर्नशिप के साथ साथ अगर कोचिंग भी जम के कर ले तो वो आसानी से लाइसेंसिंग निकाल सकता है जी, उसके लिए काफी इजी हो जाएगा वो। अच्छा, अब ये बताइए डॉक्टर साहब, चाइना में लाइफ कैसा है? लाइफ काफी यहाँ पे फ्री लाइफ है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, बात खत्म। कोई पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पे, और ना ही कोई यहाँ पे लोग पॉलिटिक्स पे टॉक करता है। सबका अपना इंडिविजुअल लाइफ है, समझिए। रेसिज्म नहीं, एक जो सर सवाल उठता है हमेशा कि चाइना जो है मतलब एनिमी कंट्रीज के रूप में यहाँ प्रोपगेट होता है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, लड़ाई हो जाएगी, ऐसा वैसा सिचुएशन है। जैसे मान लिया कि हर एक यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट भी हैं, लेकिन हमारे तो भी फ्रेंड होते हैं यहाँ पे, हमसे तो कभी कोई लड़ाई नहीं हुआ उनसे, है कि नहीं? नहीं, जैसे इंडिया में ये कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स है, हर कोई ज्ञान देता है, चाइना मत जाओ, वहाँ पे दुश्मन देश है, मार दिए जाओगे, वहाँ की जनता रेसिज्म पे करती है, ऐसा कुछ है क्या वहाँ? Nothing, no any political here. कुछ भी ऐसा नहीं। No. यहाँ पे जो चाइनीज लोग हैं ना, वो इंडिया की तरह पॉलिटिशियन नहीं है, समझे ना। इंडिया में मान लीजिए आप ट्रेन में भी सफर करते हैं तो सारे के सारे पॉलिटिक्स पे ही टॉक होता है वहाँ पे, डिस्कशन होता है। यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स का यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स से, इसलिए उतना डेवलप भी है सर जी। नो एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स हियर। अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा, जैसे मान लेते हैं कोई अगर स्टूडेंट वहाँ पर मेडिकल का लाइसेंस ले लेता है और वहीं के हॉस्पिटल में अगर जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसका क्या प्रोसीजर और क्या सैलरी उसको मिल सकती है वहाँ पे? डिपेंड करता है आप हॉस्पिटल, उसके अलावा आपका डिपार्टमेंट, उसके अलावा आपका ये फिर सिटी। अगर मान लीजिए 1 टियर सिटी में जाते हैं तो आप सैलरी कुछ ज्यादा मिलेगा, 2nd टियर में थोड़ा सा कम हो सकता है, 3rd टियर में और कम हो सकता है। लेकिन चाइना में यहाँ पे है कि चाइना का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है कि नहीं, सेम लाइक इंडिया। तो जॉब के लिए आपको जितना ज्यादा हायर डिग्री आपके पास है उतना इजी होगा। वो तो इंडिया में भी है। लगभग एक PhD डॉक्टर या एक PG जो बच्चा कर जाता है वो लगभग कितना कमा लेता है महीने का? वही बोल रहे हैं कि कोई फिक्स नहीं है, समझे कि एवरेज, लेकिन 3-4 लाख रुपए आपको मिल जाएगा एवरेज। लेकिन डिपेंड करता है कि 4 लाख रुपए, क्योंकि डिपेंड करता है कि टोटली सर्जरी, अगर मान लीजिए आप सर्जन तो सर्जरी पे डिपेंड करेगा आपका वो। आप 10 लाख भी कमा सकते हैं, मतलब आप 10 लाख भी कमा सकते हैं, 15 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप सर्जरी कितना करते हैं। लेकिन मिनिमम जो बेसिक सैलरी वो 3 से 4 लाख रुपए आपको मिलने हैं, तो मिल जाएगा आपको। मोस्ट प्रोबेबली सर ज्यादातर जो चैलेंज था वो लाइसेंस वाले ही पार्ट पे था। ज्यादातर लोगों को ये लगा कि जो है लाइसेंस के लिए मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आप MBBS 2nd 3rd ईयर से उसका प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेनली उसका प्रॉब्लम फर्स्ट पार्ट में ही है, समझे। सेकंड पार्ट तो आप अगर MBBS पूरा कंप्लीटली अगर थोरोली कर लेते हैं
तो सेम सिलेबस है इंडिया का, एफएमजी का सिलेबस है, समझे, सेम क्वेश्चंस भी वही हैं, सिर्फ चाइनीज कैरेक्टर का दिक्कत है। चाइनीज कैरेक्टर मान लीजिए आप 5 साल में आप ठीक होकर गए तो वो एग्जाम आपको ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, फाइनल एग्जाम उसका। मेन चीज है कि जो आप पेन से उसको लिखना है कैरेक्टर, उसको आप शुरू से ही लिखिए। ये नहीं कि अब आज मेरा 2 महीना बाद एग्जाम है और फॉर्म भर दिया हूँ मैं और अब लिखना शुरू कर रहा हूँ, कभी नहीं होगा तब उससे। हाँ तो ठीक है, वो सर क्या है ना, ट्रेंड जो है वो डिमांड के हिसाब से बदलती है। पहले जो बच्चे जाते थे उन बच्चों को पहले से दिमाग में सेट था, माइंड में सेट था कि किसी तरीके का कोई लाइसेंस पेपर नहीं देना है। अब जब वो जाएंगे तो उनको फर्स्ट डे से पता होगा वी हैव टू कंप्लीट विद द लाइसेंस पार्ट। तो जो चाइनीज लैंग्वेज है का जो सब्जेक्ट्स है वो उसको उतना ही सीरियस लेंगे जो बाकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, मतलब चाइनीज भाषा को जितना बड़ा हवा बनाया जाता है वैसा हवा नहीं है। देखिए हवा तो कुछ नहीं है, हवा तो कुछ नहीं होता है, हवा मेरे लिए कुछ हवा नहीं होता है। सही बात है। हम अपने व्यूअर्स को फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि एक लड़का जो बिहार की गलियों से निकलता है, सुदूर नरकटियागंज जैसे छोटे से जगह से, और वो चाइना में जाता है, लाइसेंस लेता है और आज अपना एक परचम लहराता है पूरे चाइना में। एक इसका नाम है, आप इसके साइट पे जा सकते हैं, देख सकते हैं, और ये भारत के लिए कितना बड़ा गर्व का विषय है। सोचने की चीज है। मेरा आपको देखना है तो ये आप पबमेड, तो अमेरिका का जो लाइब्रेरी है पबमेड सेंट्रल, पबमेड आप टाइप कीजिए, सिर्फ मेरा उसमें नाम लिखिए संदीप भूषण, और मेरा जितना सब वर्क आएगा टोटल आ जाएगा वहाँ पे, लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं उसको। मेरा रिसर्च पेपर सब डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप रिसर्च गेट है, रिसर्च गेट जो है उसमें मेरा नाम आप सर्च कीजिए, आ जाएगा मेरा सारा, उसमें रिसर्च वर्क सब आ जाएगा, मैं कहाँ काम करता हूँ, कितना साल से काम कर, टोटल का टोटल प्रोफाइल उसमें मेरा है, वहाँ बना हुआ है। नहीं तो मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, लाइसेंस का जो एग्जाम होगा वो तो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाली हो, सबके लिए तो सेम लेवल है? सबके लिए सेम है। देखिए नेपाली स्टूडेंट का एक बेनिफिट है कि नहीं, काठमांडू में है ना, क्या है कि बहुत ही सेंटर से चाइनीज सीखने के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि जो नेपाली लड़का होता है, आप किसी भी ईयर का देख लीजिएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में उन लोग का चाइनीज बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो चाइना आने के पहले से वहाँ पे शुरू कर देते हैं पढ़ाई अपना चाइनीज का। राइट। दो चीजों में नेपाली बहुत ज्यादा है, चाइनीज और जापानीज, ये दोनों खूब सीखते हैं, काफी सीखते हैं, समझे, और वहीं से अपना सीख के आ जाते हैं। मैक्सिमम तो हम लोग जब आए थे तो मेरे क्लास के जितने नेपालीज थे थोड़े से चाइनीज बोलते थे। अच्छा ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ त्रिवेदी सर और संदीप सर, जो मैं समझ पाया कि सबसे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जा रहा है, और आज के डेट में चाइना में वैसे भी एक अच्छा स्टूडेंट जा रहा है, मतलब जब से इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम वाले यूनिवर्सिटीज वहां पे आए हैं, और अभी तक इंडियन डॉक्टर्स बहुत ज्यादा वहां पर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जाने वाले रिटर्न हो जाते थे। अब 2021 के एफएमजीएल रेगुलेशंस के बाद हर बच्चों का एक माइंडसेट है कि वहाँ लाइसेंस ले सकते हैं, और अगर आपने चाइनीज लैंग्वेज में कमांड किया राइट फ्रॉम फर्स्ट डे, तो यह कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बिल्कुल। दूसरा कंक्लूजन ये है कि कंक्लूजन ये है कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के डॉक्टर वहां पर ज्यादा हैं, इसलिए क्योंकि इन सारी कंट्रीज वाले जो हैं, थोड़ा पुअर कंट्री है, तो उनको लगता है कि चाइना में ही सेटल्ड हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ मैक्सिमम डॉक्टर, और वो बच्चे जब कंप्लीट कर सकते हैं तो इंडियन बच्चा भी उसको बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट कर सकता है। हाँ, जैसा डॉक्टर संदीप ने अभी बताया, जैसा अभी डॉक्टर संदीप ने बताया कि बच्चा अगर वहाँ जा रहा है और जाने के पहले 1-2 महीना यहाँ ऑनलाइन अगर थोड़ा सा चाइनीज सीख ले, और वहाँ तो ज्यादा अच्छा है, और वहाँ जाने के बाद चाइनीज में 1 घंटा डेली दे, तो 2 सालों में चाइनीज में उसकी बहुत ही अच्छी पकड़ हो जाएगी। और इंटर्नशिप के समय देखिए 2 साल काफी, 2 साल समय बहुत कम समय नहीं होता है, समझे ना। और आपको भाषा सीखना है ना तो 6 महीना भी काफी है, समझे, डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं। 2 साल तो काफी समय हो गया है कि नहीं। मतलब आप कह रहे हो कि 6 महीने में भी चाइनीज में अच्छी पकड़ बनाई जा सकती है। क्यों, देखिए ना, वही बोले ना कि नेपाली जो स्टूडेंट वहीं आने से 2-3 महीना पहले सीखना शुरू कर देते हैं काठमांडू में जाके, समझे, और उन लोग का चाइनीज काफी अच्छा होता है। उन लोग को फर्स्ट सेकंड ईयर में तो लगता है कि पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं चाइनीज लैंग्वेज, उस टाइप का हो जाता है उन लोगों का, क्योंकि वहाँ पे वहीं 1-2 घंटा डेली कोचिंग कर लिए हैं पहले से वो लोग वहाँ पे। तो जो भी यहाँ के हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज है ना, काफी वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज है, समझे। आपको जो फैसिलिटी चाहिए
आपको यहाँ पे मिलेगा, सिर्फ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, समझे। यहाँ पेरेंट और टीचर भी देखता है कि इस लड़के में इंटरेस्ट है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमको इंटरेस्ट इस सर्जरी सीखने में, तो आपको एक क्या 10 सर्जरी देगा करने के लिए। ओके सर, त्रिवेदी सर, मेरा जो कहना है, देखिए चाइना हर किसी बच्चों के लिए एक्सेसिबल नहीं है, ये आपको भी पता है। बिल्कुल। ये किर्गिस्तान नहीं है, ये उज्बेकिस्तान नहीं है, ये कजाकिस्तान नहीं है कि आप आसानी से जाइए। अच्छा, ज्यादातर जाने वाले बच्चों की भीड़ वैसी ही रहती है, ठीक है। गए वहां पर एक डमी जो है, डंप यार्ड है, आपको डंप कर दिया गया, साइड से कोचिंग करा दी गई, आप लौट करके आ गए। चाइना का एक अलग स्टैंडर्ड है, जो डिजर्विंग बच्चा है वो सही मायने में जो एक डॉक्टर बनना चाहता है, अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, जिसका एकेडमिक्स भी ठीक है, नीट का स्कोर कार्ड भी ठीक है, उसके लिए चाइना सबसे बेटर डेस्टिनेशन है, बेटर डेस्टिनी है। मैंने कई चिट्ठियां लिखी है प्रधानमंत्री कार्यालय को भी। प्रधानमंत्री से मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट किया है कि साहब आप इस पे कुछ करें। और लास्टली पटना हाई कोर्ट में कोमल सिंह राठौर ने एक मुकदमा दायर किया है, भारत की छात्रा है, उसने पूछा है एनएमसी से कि हम कहाँ जाएं, कौन सी कंट्री में जाएं, क्योंकि जो एनएमसी है, एनएमसी ने आक्रमण्यता की हद कर रखी है। आज एनएमसी के इस पॉलिसी की वजह से, जो कि स्टूडेंट का राइट टू इंफॉर्मेशन का भी सवाल देखिए ना, है। यहाँ मैं जहाँ से पास किया हूँ, इंडिया में ऐसा एक भी कॉलेज नहीं है जो कि उसको कंपेयर कर सके। हम लोग यहाँ 300, 400, 500 बेड का हॉस्पिटल खुलते हैं। सर ने शुरू में बोला कि 10,000 बेड का हॉस्पिटल है। जी हाँ, आप सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड। बिल्कुल। जो मैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जो चंगदू सेकंड हॉस्पिटल, जो चंगदू सिटी में यहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल है, चंगदू सेकंड पब्लिक हॉस्पिटल, मेरा हॉस्पिटल 4000 बेड का है। वो स्टैंडर्ड है। तो शुरू से हम लोग सर एक्चुअली क्या है ना, चाइना के हमेशा एक अच्छे स्टैंडर्ड मेडिकल एजुकेशन को हमेशा प्रमोट करते रहे हैं, लेकिन आज के डेट में कई सारे 99% जो कमाई नहीं है ना, चाइना में कमीशन खोरी नहीं है, चाइना कमीशन नहीं देता, चाइना में कमाई नहीं है, तो और इन्हें चाहिए मोटा पैसा। स्टूडेंट इनके लिए मछली है, तो इनका जिंदगी बर्बाद हो तो हो, इनका तो बिल्डिंग बन रहा है ना। प्रॉब्लम ये है कि कंसल्टेंट्स की बिल्डिंग तो बन रही ना। इंडिया में मेडिकल कॉलेज खुले जा रहे हैं, बिल्डिंग खुले जा रहे हैं, लेकिन टीचर नहीं है। खास करके 19 सब्जेक्ट होते हैं मेडिकल के अंदर, 2 भाग में बटा हुआ है, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल। क्लिनिकल में टीचर है ही नहीं, बच्चे क्या पढ़ेंगे, यूट्यूब से क्या कोई डॉक्टर बनेगा। तो संदीप सर, काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने दिया, ठीक है। आपको देख करके शायद भारत के कई सारे बच्चे एक मोटिवेट होंगे और उनको लगेगा कि वो भी जो है, जिस तरीके से यहाँ पर एक माहौल क्रिएट किया गया है कि चाइनीज लैंग्वेज का जो लाइसेंस पेपर है वो टफ है, तो बेटर है कि आप किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी थर्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में, कंट्री में चले जाओ। एक ही सजेशन है कि जिसको भी आना है, आप एक लैंग्वेज से प्यार करिए। मेंटल अपना माइंड मेकअप करके आइए कि हमको यहाँ से करके जाना है, ठीक है। राइट। क्यों एकदम क्यों नहीं होगा, कोई भी चीज इम्पॉसिबल थोड़ी होता है। और सर ये सिर्फ रशिया में, possible. चाइना में नहीं है, अब जहां भी जा रहे हैं, लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग पार्ट है, लेकिन कहीं भी जा रहे हैं, रशिया में भी जा रहे हैं, तो वहां भी तो सिचुएशन वही है जो चाइना वाली है, कोई अलग थोड़ी ना है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग लैंग्वेज का हवा क्यों बनाते हैं, क्योंकि फॉर सिंपल एग्जांपल, मैं एक बिहार का लड़का हूँ, ठीक है। अगर मैं जाऊंगा कर्नाटक में और वहाँ पे अगर मुझे प्रैक्टिस करना है, तो मुझे भी तो कन्नड़ सीखना पड़ेगा ना जी। कि मान लीजिए कि आप नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं और आपका तमिलनाडु में एडमिशन होता है, तो क्या वहाँ स्कूल में या मेडिकल कॉलेज में आपको तमिल लैंग्वेज सिखाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चाइना में सिखाया जाता है, आपके लिए टीचर रखी जाती है, आपकी क्लासेस लगती है। अगर आप चाहें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, और चाइना कम से कम हमसे 100 साल आगे है, बहुत ही उन्नत जीवन जी सकते हैं। हमने देखा है हमारे इंडियन स्टूडेंट जिन्होंने चाइनीज यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, मोर देन 40% ने प्लैब, यूएस असेंबली, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम क्लियर करके आज वो वहाँ निकल चुके हैं। क्योंकि इंडिया का एक और भी दुर्भाग्य है कि अच्छा ब्रेन इंडिया में वापस नहीं आता, वो इंडिया से चला जाता है। यहाँ इतनी राजनीति है, इतनी पॉलिटिक्स है कि वो आपको जीवन में आगे बढ़ने में दिक्कत करती है। इन बातों के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप, आपने भारत का नाम रोशन किया है, आपको हमारा सलूट है। मेनी थैंक्स टू यू टू गिव अस योर वैल्यूएबल टाइम। यू आर अ एसेट ऑफ इंडिया। थैंक यू त्रिवेदी सर, थैंक यू संदीप सर, थैंक यू। काफी समय लिया हमने आपका, काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन था। थैंक यू, नमस्ते, गुड नाइट।